बसपा अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक 20 मई को बंगले की चाबी सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई है। मायावती को 35 लोधी एस्टेट बंगला आवंटित था। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला था। मायावती के अचानक बंगला खाली करने को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। एकाएक बसपा चीफ द्वारा खाली किए गए इस बंगले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। मैं इस समय उसी बंगले के सामने मौजूद हूं जिसको मायावती ने खाली कर दिया है। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, ये लोधी स्टेट स्थित 35 नंबर बंगला है जिसमें 1 साल से मायावती निवास कर रही थीं। सूत्रों की माने तो 20 मई को इस बंगले की चाबी सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई है। इसको लेकर यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। दरअसल मायावती Z+ सिक्योरिटी से लैस हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते बसपा प्रमुख मायावती ने इस बंगले को खाली कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने जमाल सिद्दीकी को मानसिक विकृत बताया। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब चले गए थे संभल और उन्होंने कहा है कि भारत सनातन की भूमि है, यहाँ जो भी मस्जिद आप खोदेंगे उसके नीचे मंदिर ही निकलेगा। ऐसे मानसिक रूप से विकृत लोगों की बात का कोई मैं जवाब नहीं दे सकता। पटियाला कोर्ट से पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे और इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जहाँ जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं जो एसपी से सीट मांगेंगे। नहीं बनाने, हम तो अपनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप क्यों प्रेशर में आ रहे हैं भाई? आप मत आओ प्रेशर में। हम कब कह रहे हैं कि आप प्रेशर में आओ? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अपने नेताओं को तैयार कर रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। इसमें हम किसी पे प्रेशर कहाँ बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 80 और 17 वाला फार्मूला इस बार नहीं चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है 35 से 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आपको 2027 में नहीं देगी। तो हम मांग कब रहे हैं उनसे? हम भिखारी हैं क्या? हम नहीं मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है उनसे भाई? किसने कह दिया कि हम 35 सीटें मांग रहे हैं, 50 सीटें मांग रहे हैं, 100 सीट मांग रहे हैं? हम कब मांग रहे हैं? हम भिखारी हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पार्टी अगर कांग्रेस के समक्ष है, किसके साथ गठबंधन बेहतर रहेगा? ये तो पार्टी का फैसला होगा। तो गठबंधन में ही लड़ेंगे, इसलिए कंफर्म है? ये भी नहीं पार्टी का फैसला होगा। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच जारी डीएनए वॉर के बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर विवादित पोस्टर लगाया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीशान खान ने बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय, हजरतगंज, IT चौराहे और परिवर्तन चौक पर भी ऐसे पोस्टर्स लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन पोस्टर्स की जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। दिल्ली में यूपी के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रुख लगाते हुए स्टे दिया है। यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और सिंचाई विभाग को 10 दिन में काउंटर भी दाखिल करना है। दिल्ली हाईकोर्ट में 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली में यूपी सिंचाई विभाग की 1007 हेक्टेयर जमीन है और इस जमीन में से 22.81 हेक्टेयर जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा है। 4.11 हेक्टेयर जमीन 2021 से अब तक अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। 18.7 हेक्टेयर जमीन पर अभी भी अवैध कब्जा है। ये जमीन दिल्ली के ओखला, जौहरी फार्म, मदनपुर खादर, ओखला विहार, बाटला हाउस की खीजर, बाबा कॉलोनी और ओखला नई बस्ती में है।
उधर फतेहपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोप के मुताबिक 7 लोगों ने तालाब नंबर की जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बना लिया था। राजस्व और पुलिस टीम ने कब्जा हटवाया है और हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था। सदर तहसील इलाके में ये कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। इसके बाद अनिल राजभर ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों ने इतनी मजबूती के साथ काम किया है कि सनातन का झंडा हजारों साल तक सुरक्षित है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। सवाल करते हैं कि आखिर मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने क्या किया, तो हमारे जैसे लोग जवाब देते हैं कि सनातन का झंडा इतना मजबूती से भाजपा की सरकारों ने गाड़ा है जिसे हजारों वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता। आज देखिए श्रद्धा का सैलाब, आप सब लोग तो रोज कवर करते होंगे, लेकिन आज किस तरह से लोगों की जो जनभावना है आज अयोध्या जी की सड़कों पर दिखाई देती है। यूपी एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में 9 नए एक्सप्रेसवेज का प्रस्ताव तैयार है। प्रदेश में भी 6 एक्सप्रेसवेज पर आवाजाही हो रही है और आपको बता दें 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। बताया जा रहा है कि नए एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। तो 9 नए एक्सप्रेसवेज का प्रस्ताव तैयार है। यूपी एक्सप्रेसवेज का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 6 निर्माणाधीन है, 6 एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेसवेज के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। रफ्तार से विकास को किस तरह नई धार मिल रही है और यूपी अब एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ चला है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के जाल फैलाने वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है यूपी। 9 नए एक्सप्रेसवेज बनाने का विचार है जिसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। 6 एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, आवाजाही के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 अभी निर्माणाधीन हैं, उनको भी तय लक्ष्य पर जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो प्रस्तावित 9 एक्सप्रेसवेज कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। राजस्व विभाग में लंबे वक्त से खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कनिष्ठ सहायकों के खाली पदों के लिए जल्द भर्ती की जाएगी। नायब तहसीलदार, लेखपाल और कनिष्ठ सहायकों के पदों के लिए भर्ती आयोगों को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें लेखपाल के 7,994 और कनिष्ठ सहायकों के 1,756 पद शामिल हैं। तहसीलदारों के 300 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। बिहार में लालू परिवार से एक खुशखबरी आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और सबसे बड़ी बुआ मीसा भारती ने सबसे पहले सेल्फी ली, तो वहीं लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य और हेमा वीडियो कॉल के जरिए अपने घर के नए सदस्य को उत्साह से देखते नजर आए। तो लालू परिवार में बड़ी खुशखबरी का आगमन हुआ है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बने हैं, उनको बेटा हुआ है। कोलकाता के एक निजी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद लालू परिवार के सभी सदस्य खुशी से नए मेहमान का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद पोस्ट करके ये जानकारी सबको दी है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 5,76,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। सोमवार को 25,815 लोगों ने बाबा के दर्शन किए और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगी। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से 4 धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बात केदारनाथ धाम की करें तो यहां भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रोजाना ये संख्या अपने ही रिकॉर्ड को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ रही है। अब तक 5,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए।
तो चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 3,78,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें, हर रोज हजारों यात्री दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में महज 27 दिनों में 5,18,504 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,65,502 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 2,53,002 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं तीर्थ व्यवस्थाओं को देखकर भी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही धामों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर पुरोहित खुश हैं और प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और अब धीरे धीरे यात्रा जो है अपने जन्म सीमा पर आगे बढ़ रही है। इस साल जो है प्रशासन की तरफ से, या मैं बोलूँ कि हमारे जो बॉर्डर रोड वाले हैं ग्रीफ, उन्होंने रोड को काफ़ी अच्छा बना रखा है। बहुत पवित्र नगरी, हम भी महाकाल से ही आए हैं, उज्जैन से, पर यहाँ का वातावरण और ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। कहाँ दर्शन हो गए? अभी हमने गणेश जी के मंदिर के, माता जी के मंदिर के और माँ गंगा जी के मंदिर के दर्शन करे। गंगा जी के में आरती करी, पूजा करी, साड़ी चढ़ाई। नगर निगम आपकी जो भी यहाँ की है, पुलिस प्रशासन, सभी का सहयोग और साथ में सभी का व्यवहार बिल्कुल ऐसा है कि पारिवारिक माहौल में बना हुआ है। हेमकुंड साहिब पैदल रास्ते में मेडिकल की टीमों को तैनात किया गया है। मेडिकल की व्यवस्थाएं पैदल मार्ग से लेकर हेमकुंड साहिब तक की गई हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब में पल पल बादल, मौसम को देखते हुए डॉक्टरों ने हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेने को कहा, क्योंकि हेमकुंड साहिब में पल पल मौसम बदल रहा है। आते ही अभी संगत स्टार्ट हो गई आज से, तो उनको हम चाहते हैं कि जैसे रास्ते में कुछ फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। अगर कुछ सामान भी कैरी करना, थोड़ा लाइट वेट सामान लेके जाएं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी 75-65 डिग्री पे है और 6 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी टफ भी है। तो ये है कि थोड़ा गर्म पानी थोड़ा पीते रहे। वहाँ तीनों जगह आपको डिस्पेंसरी मिलेगी, गोविंद घाट से भी और बिडल धाम में भी और ऊपर हेमकुंड साहिब में भी, और तीनों जगह डॉक्टर अवेलेबल होंगे और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर नीलांग और जादूंग घाटी में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। इस घाटी में पहाड़ी से आए बड़े बड़े ग्लेशियर मई महीने में देखे जा रहे हैं और पर्यटकों के लिए ये ग्लेशियर आकर्षण का केंद्र बने हैं। ग्लेशियरों के अंदर से छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। नीलांग घाटी पहुंचकर पर्यटक यहां के सुंदर नजारों का दीदार कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में जब आप नीलांग और जादूंग के टूर पे आओगे तो आपको छोटे छोटे ग्लेशियर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इस तरह से ग्लेशियर फैले पड़े हैं, अभी भी मई का माह लगा हुआ है और ग्लेशियर को काटकर जो रास्ते हैं बनाए गए हैं। जब पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं तो इन हसीन वादियों के साथ जो ग्लेशियर मटमैले रंग के फैले पड़े हैं उनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ग्लेशियर नीलांग घाटी और जो जादूंग है वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत घाटी है और अगर हम जब से गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुले हैं तो लगभग 1000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। तो लगातार यहाँ जो घाटी है पर्यटकों से गुलजार है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग खिलाड़ियों को कई सुविधाएं देने जा रहा है, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को फीस भी देनी होगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के खेल को निखारने के लिए और नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए खेल विभाग खिलाड़ियों को स्टेडियम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कोच देने की तैयारी है। लिहाजा इसके लिए एक प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है, जिसमें प्रोफेशनल कोच और ट्रेनर्स की नियुक्ति की बात है। लेकिन खिलाड़ियों को सुविधा देने के साथ साथ उनके शुल्क भी वसूले जाएंगे, क्योंकि हमारे राज्य में एक तो जो पर्वतीय जिलों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं, उनके पेरेंट्सों के आय के स्रोत इतने अच्छे नहीं है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा से। तो मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, कि बहुत नॉर्मल फीस रखी जाए बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। जो शुल्क की बात है तो मैं कहूँगा कि जो लोकल मूल निवासी यहाँ के लोग हैं उनको कम से कम शुल्क लिया जाए। 100 से लेके ज़्यादा मैक्सिमम
200-300 से मैक्सिमम, इसके ज़्यादा मैं 500 भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं 500 से नीचे के अंदर ही उनका होना चाहिए मंथली, क्योंकि उनको मेंटेनेंस भी करनी है, कोच को भी देनी है। हाँ, जो भारी खिलाड़ी हैं उनसे आते हैं, उसके आप शुल्क लो। प्रदेश में खेल विभाग के पास करीब 108 स्टेडियम और मिनी स्टेडियम है। इन सभी के मेंटेनेंस के साथ खिलाड़ियों के कोच और अन्य सामान पर भी खेल विभाग का खर्चा होता है। लिहाजा शुल्क वसूलने को खेल सचिव जरूरी बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि फीस काफी कम होगी। ये फ्री नहीं है, इसमें कोई न कोई शुल्क तो रहना चाहिए। तो हम लोगों ने शुल्क निर्धारित, एक हमारी कमेटी है निदेशालय स्तर पर, वो शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव जल्दी हमें भेज रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा भी करें। खेल विभाग की मंशा भले ही खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने की हो, लेकिन जरूरी है कि ये सुविधाएं सभी खिलाड़ियों की पहुंच में हो और सुविधाओं के लिए लगाए जाने वाला शुल्क काफी कम हो, ताकि पहाड़ के बच्चे भी फीस को देकर प्रोफेशनल कोच से ट्रेनिंग ले सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।